तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं आपका पहला चैप्टर दैट इज सेट्स। ठीक है, इसका अपन लोग लेक्चर नंबर 1 करेंगे और टॉपिक जो आज आपका होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक, अब देखिए इसमें आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। इस देखिए सेट थ्योरी में आपको दो चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, दो, एक तो आप पढ़ोगे क्लासिकल और एक आप पढ़ोगे मॉडर्न, दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो देखिए आपके एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटन। ठीक है, जॉर्ज कैंटन, तो इनको डियर बुलाया था, बॉर्न इन रशिया एंड एजुकेटेड इन जर्मनी, वाज द फर्स्ट टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेट्स। इन्होंने सबसे पहले रियलाइज किया कि सेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इज नोन एज द फादर ऑफ सेट थ्योरी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा हु वाज द फादर ऑफ सेट थ्योरी तो आप बताओगे जॉर्ज कैंटन। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट इज यूजफुल इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आप विश्वास मानो, अभी आप क्लास 12th में भी जाओगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे, इवन सो मेनी चैप्टर्स आप पढ़ोगे जो आपके सेट से रिलेटेड होंगे। दूसरा, आगे हायर एजुकेशन में इवन हर चैप्टर में आप देखोगे इसका इवन हम लोग पूरा पढ़ते हैं सेट थ्योरी, और उससे आप आगे कई चीजें, ठीक है, कई पेपर में इनका यूज करता है। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट थ्योरी। ठीक है, और इसको सबसे पहले रियलाइज किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सबसे पहले रियलाइज किया वो जॉर्ज कैंटन थे। ठीक है, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछे कि हु वाज द फादर, या आप बोल सकते हो फादर ऑफ सेट थ्योरी, तो आप आसानी से बता देना जॉर्ज कैंटन है। ठीक है, अब सेट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन उठता है व्हाट इज सेट। सेट है क्या, है ना? तो कोई अगर आप में से कोई मुझे बताना चाहता हो तो थोड़ा बताए, माइक को अनम्यूट करके आप बता सकते हो, कोई भी। चलो मैं किसी पूछ लेता हूँ, यशस्वी आप बताओ। तो अर्पित जी ने आंसर दिया है कि मैथ का चैप्टर है। ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छा आंसर है। और कोई? चलो ध्रुव आप बताओ व्हाट इज सेट, क्योंकि आप लोग पढ़े हो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज सेट। ध्रुव कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज सेट, कुछ भी बताओ हल्का फुल्का। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, चलिए यहीं से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये जानते हो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कंप्लीट नहीं। अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ जो ध्रुव जी ने आंसर दिया उसको मैं लिख देता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ध्रुव जी का आंसर था, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब मैं एक कलेक्शन ले रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम सेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपके रिगार्डिंग एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, और आप सब देखो क्या वो सेट है कि नहीं, क्योंकि आपने एक आंसर दिया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में जो ऑब्जेक्ट होता है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, ऑब्जेक्ट के लिए आपको डोंट बी कंफ्यूज, ऑब्जेक्ट मींस होता है मैथमेटिक्स में एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स में कुछ भी अगर आपको दिख रहा है तो वो सब आपका ऑब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स सबको ऑब्जेक्ट मानते हैं। अगर मैं पेन टैब पे पढ़ा रहा हूँ, पेन टैब, लैपटॉप, ठीक है, कोई छोटी सी चीटी है, कुछ भी अगर आपको दिख रहा है तो वो सब ऑब्जेक्ट आएगा मैथ्स में। ठीक, अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने मान लीजिए ले लिया कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, मान लेते हैं कोई हम लोग टीम ले लेते हैं, अफगानिस्तान लेते हैं, ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अब ये समझना मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो टीम है उसके हमने में से मान लेते हैं, हमने भाई जो भी टीम बनती है वो तो अपने बेस्ट से बेस्ट प्लेयर लेते हैं, तो हमने गुड प्लेयर्स का हमने एक टीम बनाया अफगानिस्तान में। तो एक बात बताओ, क्या ये सेट बन जाएगा? क्या ये सेट है? सोच के बताओ, क्योंकि इनके डेफिनेशन के हिसाब से तो सेट हो गया। ठीक है, इनके डेफिनेशन के हिसाब से ये सेट हो गया ध्रुव के डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन मैं अगर आपको सही बताऊं, अगर इसका करेक्ट आंसर जानते हो क्या होगा, कि एक्चुअली में ये सेट नहीं, ये जो आप देख रहे हो, एक मिनट, ये आपका सेट नहीं। ठीक है, रीजन जान लीजिए क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज है ना, ये जो गुड वर्ड लिखा है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये आपका डियर वेल डिफाइंड नहीं। अब कहें सर ये वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब मीनिंग अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, बट ये जो गुड वर्ड आ गया है ना, प्रॉब्लम क्या है, वेल डिफाइंड नहीं। रीजन क्या है कि आपने गुड क्रिकेट प्लेयर्स की एक टीम तो बना ली अफगानिस्तान में, लेकिन अगर आप देखोगे वर्ल्ड क्लास टीम की अगर बात हो तो अफगानिस्तान कहीं नाम ही नहीं आएगा, है ना? अफगानिस्तान पता नहीं टीम, पता नहीं, हम लोग तो अपना बेस्ट प्लेयर भेजा, लेकिन आप देखिए बेस्ट प्लेयर से आपने टीम बनाई और उनका कहीं नाम ही नहीं आ रहा।
जो आपकी वर्ल्ड क्लास टीम है उसमें अफगानिस्तान का नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज़ हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी थी, जो अफगानिस्तान के जो टीम प्लेयर्स होंगे या उनके वहाँ के जो लोग होंगे उनके हिसाब से तो ये टीम बेस्ट थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास में इनका कहीं नाम ही नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चेंज हो गई, एक जगह कुछ और एक जगह कुछ और, ठीक है। किसी प्लेस पे उसका सेंस कुछ और निकला और एट द सेम टाइम एक्सक्यूज मी एट द सेम टाइम दूसरे जगह इसका कुछ और सेंस निकला, ठीक है। तो ये जो चीज थी ये वेल डिफाइंड है, तो यहाँ पे एक वर्ड गुड लगता है। तो अब अपन लोग को ये तो पता चल गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहना, ये सेट की डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं होगी। तो सेट की डेफिनेशन एक्चुअली में होती क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ, लेकिन वेल डन, जरूर देखिए, ट्राई किया बताने के लिए, और इसी तरह से आपको बताते रहना, जो चीजें आपको है थोड़ा बहुत बताओगे तो चीजें आपकी करेक्ट होंगी और आपको फिर अच्छी नॉलेज मिलेगी। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इन मैथमेटिक्स। वन डिफाइंस द टर्म सेट एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है ना, ये जॉर्ज कंटर ने सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। ये जो वर्ड है, दिस वर्ड वाज यूज्ड बाय, फर्स्टली यूज्ड बाय जॉर्ज कंटर, ठीक है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट एक्चुअली में है क्या, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये डेफिनेशन बोलोगे, आप क्या बोलोगे, इट इज अ वेल डिफाइंड, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको अपन लोग सेट कहते हैं, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं क्या, द ऑब्जेक्ट्स दैट मेक अप अ सेट। जो सेट बनाते हैं वो जो ऑब्जेक्ट्स उनके होते हैं, या उन्हीं को अपन लोग सेट्स के एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। सेट्स के एलिमेंट्स या मेंबर्स कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट भी हो सकते हैं, अदर सेट्स भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। आपने सेट वेट इनिशियल क्लासेस में आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं कोई एक सेट बना दूं, मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 है ना, तो आपने मान लीजिए एक सेट बनाया लेस देन 6 या लेस देन 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 आप लिखोगे तो इसके अंदर नंबर्स आ गए। आप चाहो तो इसके अंदर अल्फाबेट्स ले सकते हो, मान लीजिए हमने वॉवेल्स का एक सेट बना लिया, तो ए ई आई ओ यू, तो आप देखोगे इसके अंदर अल्फाबेट आएंगे। इवन कुछ सेट्स भी आ जाते हैं, आप अभी आप हायर क्लास में आप आ चुके हो, 11th में आप आ चुके हो, तो आप पढ़ोगे सीनियर सेकेंड क्लास में आपको कुछ ऐसे सेट्स भी मिलेंगे, आप देखोगे कुछ ऐसे सेट्स, मतलब सेट के अंदर सेट, तो कुछ इस टाइप के सेट्स भी पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको लिखी हैं, एनीथिंग नंबर्स पीपल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट अदर सेट्स एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, सेट के एलिमेंट्स ये सब हो सकते हैं। अच्छा, आगे क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लाइन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, फॉर अ कलेक्शन टू बी अ सेट। देखो, अगर सेट है तो कलेक्शन होगा 110%, क्योंकि डेफिनेशन में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर क्या हम लोग सभी कलेक्शन को सेट बोल सकते हैं, आंसर है नो। तो किस कलेक्शन को सेट बोलते हैं, फॉर अ कलेक्शन टू बी अ सेट इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी अ वेल डिफाइंड। अब ये डियर वर्ड बार बार आ रहा है, इसी में आंसर छुपा हुआ है, वेल डिफाइंड, ठीक है। केवल और केवल वही कलेक्शन सेट्स कहलाते हैं जो कि वेल डिफाइंड होते हैं। ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर सेट टू बी ए सेट। ये चीज अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होंगे वही आपके सेट बनेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज वेल डिफाइंड, जो जॉर्ज कंटर ने भी सबसे पहले सोचा कि वेल डिफाइंड, तो हम लोग वेल डिफाइंड को कलेक्शन लेंगे, तो वेल डिफाइंड है क्या। तो वेल डिफाइंड ये होता है डियर, जो पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस वेरी ना करे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें अमिताभ बच्चन, तो अपन लोग को पता है अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा, देखिए नाम एक बहुत बड़ा करेक्टर है, और वो यहाँ पे अगर उसका नाम है तो दूसरी कंट्रीज में भी उतना ही नाम है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टार है ना। जैसे अगर हम लोग मान लें, अगर अपन लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को ले, ठीक है, तो मोदी जी है जैसे, तो वो एक बड़ी पर्सनैलिटी, वो पर्सन तो मतलब कहने का मतलब उनकी पर्सनैलिटी करेक्टर चेंज नहीं हो जाए कहीं और जाए, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैं अपना नाम ले लूँ नयन, तो हो सकता है यहाँ पे कोई नयन हो, बहुत फेमस तो मैं हूँ नहीं, या बहुत बड़ी पर्सनैलिटी या बहुत बड़ा करेक्टर नहीं, तो हो सकता है नयन वहाँ पे कुछ और हो, कहीं कुछ और हो, कहीं कुछ और। नयन यहाँ पे मान लीजिए टीचर है, वहाँ पे कहीं लेबर हो, ठीक है, कहीं कबाड़ी वाला हो, कहीं रैक पिकर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपन लोग को पता है कि अगर मोदी जी की अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं मोदी जी की बात करें, चाहे यहाँ बात करो चाहे वहां बात करें। या अगर मुझे पता है कि अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, तो नंबर्स की हमने बात की कि 5 है तो 5 4 के बाद आता है, 6 के पहले आता है, तो ये यहाँ पे भी वही रहेगा। अमेरिका में जाओगे वहां पे भी इसकी मीनिंग यही रहेगी, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, वेरी नहीं कर रहा। गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर अगर यहाँ पे है गंगा रिवर, तो वहां पे भी उसको गंगा रिवर से ही जाना जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे गंगा नहीं मतलब रिवर है तो अमेरिका में उसका कुछ और सेंस होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, गंगा रिवर, तो ऐसी जो चीजें होती है वो चेंज नहीं होती, तो उसको अपन लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सो दैट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल से आप उसको समझो, देखो, बिफोर डिफाइनिंग डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत टर्म्स डिफाइन करने हैं। ऑब्जेक्ट्स तो अपन लोग समझेंगे, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वेल डिफाइंड क्या ये अपन लोग। और कलेक्शन आपको पता ही है, एग्रीगेट हो,
किसी चीज का कलेक्शन मतलब एग्रीगेट है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं संग्रह, कुछ झुंड वाइज मतलब कुछ ऐसा रहे, ग्रुप वाइज रहे, तो ये जो ग्रुप है एग्रीगेट, ये सब सिनोनिम्स है उसके, ठीक है। तो बिफोर डिफाइनिंग डिफरेंट टर्म्स ऑफ दिस लेसन लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब देखिए मैं आपको इसको दो पार्ट में बांट रहा हूँ, एक लेफ्ट हैंड साइड वाले मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए या कुछ कलेक्शंस लिए, और एक मैंने राइट हैंड साइड में कलेक्शन लिया, ठीक। तो अब मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक। तो आप चैट में भी आंसर देना चाहो तो दे सकते हो, और माइक भी अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ ध्रुव से। ध्रुव, आप मुझे ये बताओ, ये जो लिखा है कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, क्या आपके हिसाब से ये सेट है? जल्दी से बता दो, सही है सर नो, बस आप यस नो चैट में लिख दो। क्या आपके हिसाब से जो कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल है, क्या आपके हिसाब से ये है कि नहीं है? जल्दी बताओ, मोबाइल में चेक करो, जल्दी बता दो, चैट में यस और नो लिखो। तो नो सर, इन्होंने बताया ध्रुव ने, नो सर, ठीक है। चलिए एक बार मैं सबसे पूछ लेता हूँ, ये जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट इन योर स्कूल, क्या ये सेट है कि नहीं? सब लोग जल्दी चैट में बता दो, जल्दी चैट में बताओ सब लोग। अभी तक ध्रुव ने बताया नो सर, ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी बताओ, चैट में ऐसा नो लिखो जल्दी से। विराज ने बोला है नो सर, बाकी लोग भी मुझे बताइए, ट्राई करो, यस और नो ही तो बोलना है, इसमें क्या आप लोग परेशान हो। अर्पित ने बोला यस सर, रोहन ने बोला है यस सर, शौर ने बोला है नो सर, शुभिता ने यस सर, यशस्वी ने यस सर, सत्या ने यस सर, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यस सर, मतलब ये सेट है। मजेदार बात जानते हो, ये सेट नहीं, एक्सक्यूज मी, ये सेट आपका नहीं, ठीक है। लग तो रहा था सेट है लेकिन नहीं। अब रीजन जान लेते हैं, देखो कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन स्कूल, ये जो टॉल लगा हुआ है ना, टॉल, ये मामला गड़बड़ा है। इट इज अ वे, वे मतलब होता है बेतुका, ये वर्ड यहाँ पे कहानी बिगाड़ रहा है, ठीक है। जो कहानी बिगाड़ रहा है उसको अपन लोग बेक बोल रहे हैं, बेक मतलब यहाँ पे बेतुका। तो ये बेतुका मतलब यहाँ पे क्यों इसको गड़बड़ कर रहा है? देखो कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट इन स्कूल, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, है ना, तो इंडिया में अगर बात कर लो, अगर आप किसी की हाइट मान लो 5 फीट 10 इंचेस है, तो एक अच्छी हाइट मानी जाती है। और अगर 6 फीट हो जाए तो उसको बोला जाता है तो लंबा 6 फीटिया, है ना। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं 6 फीटिया। लेकिन अगर आप यहीं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बाहर के देशों में चले जाओगे तो 6 फीट वहाँ पे नॉर्मल हाइट है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल हाइट 5 फीट, मतलब अगर हम लोग देखें बॉयज की तो 5 और 5 नॉर्मल मानी जाती है, 5-6 ठीक ठाक हाइट है ना। 6 फीट तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो एवरेज हाइट है वो 6 फीट होती है। तो यहाँ पे देखो सेंस चेंज हो, कहीं कुछ और सेंस है, कहीं और सेंस है। सेंस मतलब कहने का मतलब यहाँ पे, सेंस मतलब यहाँ पे जो क्राइटेरिया है देखने का टॉल, वो गड़बड़ है। इंडिया में कुछ और होगा, किसी और कंट्री में कुछ और होगा, ठीक। चाइना में तो शायद हो सकता है कि 5 फीट को ही सबसे टॉल मान लिया जाए, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टॉल ये चेंज कर रहा है, इसीलिए कलेक्शन तो है बट इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि ये चेंज कर गया, वेरी कर गया, ठीक है, क्राइटेरिया चेंज कर गया टॉल का। अच्छा अब इधर देखते हैं, अब देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर था, कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन योर कॉलोनी। जल्दी से आंसर दो, इज इट सेट और नॉट, इज इट सेट और नॉट, जल्दी से आंसर दो सब लोग, चैट में दो, सही है सर नो। ध्रुव ने बोला सबसे पहले नो सर, रौनक ने बोला है यस, जल्दी जल्दी सब लोग, मैं सबसे आंसर चाहता हूँ, जल्दी जल्दी सब लोग देखो चैट में, यार बहुत स्लो तुम लोग। शुभता यस सर, विराज नो सर, सत्यार्थ यस सर, नो सर, ठीक है। अभी बड़े मिक्स आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये नहीं है, ठीक है। दोनों ने सबसे पहले आंसर दिया, ये नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ी कर दिया, फिर आपकी बात ऑनेस्ट ने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो ईमानदारी है, इसका क्राइटेरिया क्या है? अब मान लो कोई चोर है, तो जो चोर है उसके लिए ईमानदारी वाला काम क्या होगा? चोरी करना होगा, इसको क्यों? क्योंकि भाई आप तो ऑनेस्ट पर्सन का क्राइटेरिया आपके लिए हो सकता है कि यार जो बहुत ईमानदार हो, जो बहुत अच्छा हो, उसको अपन लोग ऑनेस्ट पर्सन बोल रहे हैं। लेकिन जो चोर चकारी करते होंगे, है ना, जो चोरों का लीडर होगा, उसके लिए ईमानदार कौन होगा? जो अच्छे से चोरी करता होगा, बहुत बढ़िया जो चोरी करेगा वो कहेगा भाई मैं अपने काम के लिए ऑनेस्ट हूँ, बहुत अच्छा चोर करता हूँ, चोरी करता हूँ, मैं मर्डरर हूँ, ठीक है। तो वो अपना काम ईमानदार से कर रहा है, लेकिन वो क्राइटेरिया देखो चेंज हो गया, है। चोर वाले जो उस टाइप के लोग होंगे, जो फ्रॉड टाइप के किस्म वाले लोग होंगे, उनके लिए फ्रॉड करना ऑनेस्ट चीजें हो जाएगी, उनके लिए वो ऑनेस्ट पर्सन होंगे, तो ज्यादा बढ़िया फ्रॉड कर, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया फिर चेंज हो गया ऑनेस्ट का, इसलिए ये सेट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे और देखते हैं, तो अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, लेकिन अभी मिक्स आंसर आ रहा है, देखते हैं ये कितने लोग सही आंसर देते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, जल्दी से चैट में बताओ। अर्पित ने बोला सबसे पहले नो, ध्रुव नो सर, विराज नो सर, यशस्वी नो, सत्यार्थ नो, ठीक है। अब देखो सब लोग को आने लगा, वेरी गुड, तो ऑल गॉट इट। तो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, तो अब देखो इंटरेस्टिंग बुक्स का फिर क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा,
हो सकता है लाइब्रेरी में जाके कोई मैथ्स की बुक को पढ़े, तो मैथमेटिशियन को उसको मैथ की बुक में मजा आएगा, है ना। बाकी सबको किसी और चीज में मजा आएगा, बाकी को तो लाइब्रेरी जाना ही जेल के लिए, मतलब जेल की तरह लगेगा, ठीक है, जेल लगेगी उसको। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बुक्स का क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है। आपके हो सकता है मैथ्स के लिए इंटरेस्टिंग बुक और दूसरे के ना, तो सेंस देखो यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। दैट इज वाइट इज नॉट अ सेट। देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन बताता है सबसे पहले। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन स्कूल। अर्पित ने बोला है नो, सत्यार ने बोला है नो, रौनक नो सर, यशस्वी नो, सर नो, वेल डन, सबने नो बोला। तो एग्जैक्टली अब नो क्यों देखो, तो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन स्कूल। अब भाई एक बात बताओ, हो सकता है कि बहुत अच्छे स्कूल के बच्चे कभी आप देखते हो टॉपर्स होते हैं, मतलब बोर्ड टॉपर्स हैं, और पता चला आईआईटी जेईई में उनकी जो रैंक ही नहीं आ रही या फिर आ भी रही है तो बड़ी गड़बड़ रैंक आ रही है, ठीक है। अगर आप लोग क्लियर हो रहा होगा, तो किसी बोर्ड के रिगार्डिंग अगर देखा जाए वो तो यार बहुत इंटेलिजेंट है, बोर्ड में टॉप कर रहे हैं, और पता चला उनकी रैंक वहाँ पे जेई में आई नहीं रही, तो वहाँ पे तो जेई के क्राइटेरिया या मेंस और कंपटीशन के क्राइटेरिया में तो यार वो फेल कर गए, वो हमारे लिए उतने इंटेलिजेंट नहीं है। तो बात समझ लो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया फिर चेंज हो गया, कहीं कुछ और है कहीं कुछ और। तो इसलिए करेक्शन तो बट इट इज नॉट अ सेम। अब हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे आते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है। कलेक्शन ऑफ दोस स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल whose height is more than 180 सेंटीमीटर। तो ये सेट है कि नहीं, जल्दी से बता दो चैट में। यस 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 यस, यशस्वी, रौनक, ध्रुव, ठीक है, ध्रुव ने भी यस सर बोला है, शुभता यस, वेल डन, ठीक है, यू ऑल गॉट इट। फिर से बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला है, ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ ने इसने क्लियर कर दिया भैया, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं हाइट ले रहे हैं 180 सेंटीमीटर से ज्यादा की बात है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये जो आपका है ये आपका क्लियर हो गया कि 180 सेंटीमीटर से ज्यादा अपन लेते हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्शन, और इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि आपको आ गया। कलेक्शन ऑफ दोस पीपल इन योर कॉलोनी हु हैव नेवर बीन फाउंड इन्वॉल्वड इन एनी थेफ्ट केस। तो जो कोई चोरी या चकारी में सब सेंस में कभी उनके खिलाफ आपको कोई केस सुनने में नहीं आया, है ना, तो ऐसे लोगों को हम लोग कलेक्शन ले रहे हैं, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। चोरी यहाँ पे देखो उसने बता दिया ना, थेफ्ट, तो ये चोरी चकारी वाला केस में उसका केस कोई नाम हम लोग सुनने में नहीं आया, तो ठीक है, इट इज अ सेट, कोई दिक्कत नहीं है, वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी। अब देखो वहां पे लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बुक्स की बात कर रहा है, तो उसने इंडिकेट कर दिया कि हम इसी की बात कर रहे हैं, वेल डिफाइंड, तो ये सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ दोस स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे भी उसने क्लियर कर दिया कि 80% से ज्यादा मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन, तो क्लियर। तो ये भी वेल डिफाइंड, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या बन जाएगा आपका सेट। तो अभी आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, मैं फिर से बता रहा हूँ, अपन लोग ने सीखा सबसे पहले, ठीक है, कि व्हाट इज सेट। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन लोग ने सीखी कि सबसे पहले सेट क्या होता है, तो आपने जाना वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अपन लोग सेट बोलते हैं। उसके बाद वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या होती है, जो पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस, उसका क्राइटेरिया चेंज है उस चीज का, ठीक है। इसके बाद आपने क्या जाना कि सारे कलेक्शन सेट हो, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल कलेक्शंस आर सेट, ठीक है, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट टू बी अ सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं वही आपके सेट बनते हैं, ठीक है। तो और आपने ढेर सारे आपने इसमें एग्जांपल देखे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, तो अब धीरे धीरे देखो हम लोग अपनी गाड़ी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, तो इसलिए आपको बहुत आराम से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, बिल्कुल आप आराम से पढ़िए और समझते चलिए। कोई डाउट हो तो आप माइक को अनम्यूट करके प्लीज पूछिए। तो देखिए सम स्टैंडर्ड नोटेशंस टू रिप्रेजेंट सेट्स, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूं एन, और ये सबको पता है कर्ली ब्रैकेट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे एन बराबर इसको मैंने लिख दिया, थोड़ा सा साफ क्लियर लिख देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए नेचुरल नंबर्स का सेट। तो यह आपका होगा 1 2 3, है ना, एंड सो ऑन इसी तरह जाता जाएगा, ठीक है। होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। तो होल नंबर्स का बोल रहा हूँ डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको डब्ल्यू से दिखाएंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स को, तो ये आपका होगा 0 1 2, ठीक है, एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर सेट टू बी होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। हाँ, इन्होंने सर ध्रुव ने पूछा है कि हम लोग कर्ली ब्रैकेट ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है, आप कोई और ब्रैकेट यूज करते हैं, इसमें देखिए हर चीज को एक्चुअली में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो डिफाइन जब अपन लोग स्टार्टिंग से डिफाइन करते हैं कि अगर मेरे को कंफ्यूजन हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी अगर मैंने ब्रैकेट को डिफाइन नहीं किया, तो कुछ लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, है ना, और स्मॉल ब्रैकेट को सेट्स में इंटरवल के लिए यूज किया गया है। आप देखो सब ब्रैकेट को कहीं ना कहीं यूज किया गया और डिफाइन कर दिया गया, ठीक है, कि इंटरवल्स पे अपन लोग को इसको डिफाइन करेंगे, अभी हम लोग इंटरवल्स बनाएंगे सेट्स में, तो आप देखो कि वहां पे स्मॉल ब्रैकेट को यूज करते हैं,
बिग ब्रैकेट मैथमेटिक्स में अभी आप देखोगे तो एक ये फंक्शन होता है, अभी हम लोग सेकंड चैप्टर जब जाएंगे उसको पढ़ेंगे। बिग ब्रैकेट आपका होता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप देखोगे हर ब्रैकेट की एक्चुअली में मीनिंग है और उसको हमने पहले से डिफाइन कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट दे दूंगा तो कोई स्मॉल्स कहेगा नहीं मैं सेट स्मॉल ब्रैकेट से मानूंगा, ठीक है, कोई कह देगा मैं कर्ली ब्रैकेट को मानूंगा सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई कहेगा बिग ब्रैकेट को मानूंगा। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो इसमें हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि जब भी हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो यूज कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? तो ये पहले से माना गया, जैसे है ना कि टेबल को टेबल क्यों बोलते हैं, तो आंसर है कि टेबल को हमने माना कि उसको उसके लिए हमने एक नाम ऑलरेडी मतलब पहले से एक नेम अलॉट कर दिया कि भैया हम इसको यही बोलेंगे और कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी किसी के पीछे रीजन भी होता है। कुछ लोग तो होता है कि बाय कन्वेंशन चला आ रहा है, हम लोग कन्वेंशनली मान लेते हैं कि उसको ये बोलना है, लेकिन किसी किसी के पीछे रीजन भी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं नेचुरल नंबर और होल नंबर के पीछे कोई रीजन नहीं है, तो नेचुरल नंबर वाले सेट को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, लेकिन आपको पता है जो इंटीजर्स है उसके पीछे रीजन, ये जो Z वर्ड है ये डिराइव किया गया एक लैटिन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ज़ैलिन, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो कभी कभी मीनिंग होती है, कभी कभी उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता। तो ज़ैलिन ये ग्रीक वर्ड होता है, इसकी मीनिंग होती है टू काउंट, काउंट करना। तो एक्चुअली में जो वर्ड आपका इंटीजर, जो वर्ड आपका इंटीजर है, तो ये जो इंटीजर होता है, इंटीजर, ये यहाँ से डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड दैट इज ज़ैलिन, ठीक है, और इसकी मीनिंग होती है टू काउंट करना, तो वहां से इसे डिराइव किया गया है, इसलिए अपन लोग इंटीजर्स को ये सेट से दिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कभी किसी के पीछे रीजन किसी के पीछे नहीं, ठीक है। तो इंटीजर्स का क्या होता है, इंटीजर आपको पता है नेचुरल नंबर है, उनकी इमेजेस ले लो विद रिस्पेक्ट टू जीरो, उसको अपन लोग लिख सकते हैं डॉट 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 प्लस माइनस टू, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हो प्लस, या ऐसे लिख लो, देखो लिखने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक। तो मैं आपको सिंपल थोड़ा लिख के दिखाना चाह रहा हूँ, आप ऐसे लिखो, ठीक। आपके दिमाग में बस ये इमेज बननी चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या, सेट के फॉर्म में उसको कैसे अपन लोग रिप्रेजेंट करें। तो उसको तुम कुछ ऐसे या तो चाहो प्लस माइनस करके माइनस वन, जैसे आपने नोटेशन पढ़ा होगा माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ जीरो प्लस माइनस वही मीनिंग है, ठीक है। तो आपको थोड़ा और लग रहा हो लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका इंटीजर है, ठीक। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कोई बता सकता है? चलिए मैं चीज पूछता हूँ, ध्रुव आप बताओ। आई गेस होल नंबर, तो इन्होंने बताया है जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं होल नंबर। एक दो स्टूडेंट से मैं और पूछ लेता हूँ, या चैट में चलो बता दो, होल नंबर होता है कि नेचुरल नंबर होता है, चैट में सब लोग बता दो। ध्रुव ने तो आंसर दिया है। क्वेश्चन ये है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें कैसे नंबर्स आएंगे, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 आया, 0 1 2 आया, है ना, और आपका इंटीजर में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आया, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, अगर मैं इसको सेट फॉर्म में ऐसे लिखूं तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ध्रुव ने आंसर दिया नेचुरल नंबर होगा, विराज बता रहे नेचुरल नंबर, अर्पित बता रहे नेचुरल नंबर्स होगा, ठीक है, वेल डन, ढेर सारे आंसर आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बोला है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो एक्चुअली में आपके नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4। तो अगर आप देखोगे डॉट डॉट डॉट, ये एक्चुअली भी नेचुरल नंबर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं बनाओगे, होल नंबर जीरो आ जाएगा, और जीरो आपको पता होगा इट इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, ना ही वो पॉजिटिव नंबर है ना ही वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में आपका 1 2 3 4 आएगा। अच्छा, ये क्या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, नहीं सॉरी, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब जरा कोई मुझे बताएगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में क्या है, चैट में बताओ जल्दी से, ट्राई करो, ट्राई करो नेगेटिव इंटीजर्स लेना। तो क्लियर तो है, जब आपको पॉजिटिव पता चल गया तो आप नेगेटिव बता दो, इसमें डॉट डॉट कुछ ऐसे आएंगे माइनस थ्री, लेकिन बहुत लोग बता रहे, सत्यार ने बताया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वेल डन सत्यार, बिल्कुल सही बोला आपने, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन सो ऑन, इस टाइप के जो आपके नंबर होंगे, ठीक है, यहाँ आपने सो ऑन लगा दिया, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, तो ये आपके हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसमें एक मैं आपका और ऐड कर देता हूँ, दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी एक सेट होता है डियर, ठीक है, इसको मैं z कॉम्प्लीमेंट से दिखा देता हूँ, इसको डियर बोलेंगे, नहीं ये तो इंटीजर्स का कॉम्प्लीमेंट हो गया, मैं इसको ऐसे दिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव के ऊपर ये नेगेटिव लगा के इसको मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दूँ, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका हो गया नॉन नेगेटिव, नेगेटिव ना हो। तो जरा बताओगे इसमें क्या है, कैसे एलिमेंट्स हैं एवरीवन,
चलिए अर्पित ने बताया कि 0 1 2 3 4 ये सब नंबर्स आएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आंसर सत्यार्थ ने बताया। और कोई बताना चाहता है? होल नंबर, ध्रुव ने बताया होल नंबर, ठीक है। तो ध्रुव और अर्पित, यही आप लोग यही तीनों का आंसर दे रहे हैं, अर्पित सत्या ध्रुव। बाकी लोग भी दो, शौर्य विराज, सब लोग आप लोग आंसर दीजिए प्लीज। कुछ बताओ, गलत सही कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो गलत। हाँ होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स तो सबने, ठीक है नेचुरल नंबर्स, तो शौर्य ने नेचुरल नंबर्स बोला। यशस्वी आप भी बताइए, जल्दी से बताओ। होल नंबर्स, यशस्वी होल नंबर्स बोल रही है, तो आंसर है होल नंबर होगा डियर, ठीक है। रीजन जान लो, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या होता है कि नेगेटिव, जैसे अगर मैं बोलूँ नॉन वेजिटेरियन, तो जो वेजिटेरियन नहीं है उसको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। तो वैसे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हटा दीजिए। इंटीजर्स में अगर आप देखोगे, इंटीजर्स में अगर आप देखोगे, मैं यहाँ बना देता हूँ, इंटीजर्स में अगर आप देखोगे नंबर लाइन में, तो ये 0 है, ये 1 है, इसकी इमेज यहाँ पे आई -1। अगर इसकी इमेज यहाँ पे 2 है तो इसकी इमेज यहाँ पे आई डियर -2, ठीक है। इसकी इमेज यहाँ पे 3 है तो इसकी इमेज डियर यहाँ पे आई -3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इमेज चल रही है, तो 0 के इधर आपको पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, 0 के इधर आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो अपन लोग को क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अरे तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव को हटा दो। तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव को हटा दूं, मतलब इतना पार्ट आप हटा दो, नेगेटिव को आप हटा दो, तो नेगेटिव को अगर डियर आप हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? होल नंबर मिलेगा, देखो 0 1 2 3। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 0 1 2 3 एंड सो। दैट मीन्स ये आपका होल नंबर होगा। तो आपको दो नंबर्स तो स्पेशली याद रखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को अपन लोग होल नंबर बोलेंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स को अपन लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद रेशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स भी आई होप सबको पता होगा, ठीक है। रेशनल नंबर मैं आपके लिए बता देता हूँ। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, सेट ऑफ दोस नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q या a/b, जो भी आप बोलते हैं, p/q, ठीक है। जहाँ पे q आपका 0 नहीं होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। p q आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। एंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जब आप उसको सिंपल फॉर्म में लिखते हो, मैं भी बताता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर जो आपके, अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हो तो p एंड q आर को प्राइम्स, को प्राइम्स, p एंड q आर को प्राइम। अब सर ये को प्राइम क्या होता है, ये मैं आपको समझा दूं सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5/10, 5/10, तो 5/10 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 into 1, और 10 को आप लिख सकते हो 5 into 2। तो इनके पास एक कॉमन फैक्टर है 5, और ऊपर भी 5 दिख रहा है। 5 और 10 के पास, इनके पास एक कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कॉमन फैक्टर को उड़ा दो, 5 से कैंसिल आउट करो तो आपके पास 1/2 आ गया। तो 5/10 in its simplest form it can be written like this, 1/2, ठीक है। in its simplest form 5/10 can be written like this, that is 1/2, and these two numbers having no common factor other than 1, 1 और 2 के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। भाई 1 को आप 1/1 लिखोगे और 2 को आप 2/1 लिखोगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को लिखते हो तो वो को प्राइम होता है। को प्राइम का मतलब होता है हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक और एग्जांपल आप देखो, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 36/24, तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 6 किससे कैंसिल करते हैं? 12 से कैंसिल करते हैं। 12 3 36, 12 2 24। तो देखिए ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और 3/2 के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1, तो 3 एंड मतलब ये जो आपके 3 एंड 2 हो गए, दीज आर को प्राइम्स, आर को प्राइम्स। तो ये को प्राइम की मीनिंग है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सके, उसमें p एंड q आर इंटीजर्स होंगे, एंड q नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। नीचे का डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। कोई भी नंबर नीचे भैया 0 नहीं आना चाहिए मैथमेटिक्स में, अगर नीचे 0 आया तो मामला गड़बड़ा जाए, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में वो को प्राइम होंगे। अच्छा, इसके बाद ये q के ऊपर जो c लिखा है इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ q। तो इसको डियर इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसमें बस आपको ध्यान रखना, पूरी डेफिनेशन ऊपर वाली रहेगी, पूरी डेफिनेशन ऊपर वाली रहेगी। इसमें बस आप क्या करोगे, यहाँ पे लगा देना नॉट x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p/q, जो p/q के फॉर्म में ना लिखे जा सके, है ना, जो p/q के फॉर्म में ना लिखे जा सके। जैसे आपको एग्जांपल पता है √2 है, √3 है, दीज आर इरेशनल। मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स क्या होता है, आप ऐसे समझो कि आपके पास एक झोला, एक बैग, उस झोले में आप क्या करो, रेशनल नंबर भी डाल दो और इरेशनल नंबर भी डाल दो। तो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉकटेल बना, या आप बोलो जो कलेक्शन बना,
रेशनल और इरेशनल नंबर का, इसी कलेक्शन को अपन लोग रियल बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या आता है, रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप सबसे बड़ा सेट रेशनल नंबर ही रियल नंबर पढ़ते थे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है क्लास 10 में कि सबसे बड़ा सेट क्या होता है, तो आप बताओगे सेट ऑफ रियल नंबर अपनी नॉलेज के हिसाब से। बट अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप सेट ऑफ रियल नंबर मत बताना, अब आप बताओगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये आपके कैसे होते हैं, एलिमेंट्स ए प्लस आई बी फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा और आई की जो वैल्यू होती है एक इमेजिनरी यूनिट होती है, इसको बोलते हैं अंडर रूट माइनस। ठीक है, तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा। लेकिन अगर आप आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा सेट क्या है मैथमेटिक्स, तो आप बताना कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आप बता सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कुछ हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, वो भी आप देख लो। जैसे ये मैंने कुछ ई टाइप का बनाया है, ठीक है, सब ग्रीक लेटर्स है। ये सारे जो आप लेटर्स देख रहे हो दीज आर ग्रीक लेटर्स। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू मतलब उस सेट में आप उस सेट में वो एलिमेंट लाई कर रहा है। ठीक है, ये भी जैसे आप देख सकते हो, मैंने मान लीजिए ए ई लिखा, तो हमें पता है ई जो है सेट ऑफ वॉवेल्स है। ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल्स का एक मेंबर है, तो अपन लोग लिखेंगे ई बिलोंग्स टू बी मतलब ए ई आई ओ। तो यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू। तो कोई एलिमेंट अगर किसी पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है तो इस सिंबल का आप यूज करके आप उसको बता सकते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बिलोंग्स टू। अच्छा, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एक डैश लगा देते हैं, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना डजंट बिलोंग्स टू, एक कट लगा दो। जैसे आपको पता है ए जो है सेट ऑफ वॉवेल्स में नहीं लाइक करता, तो यहाँ पे आप ऐसे कर दो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट या इसी की एक और मीनिंग होती है एटलीस्ट वन, कम से कम, एटलीस्ट वन। ठीक है, ये इसकी मीनिंग है। तो कभी अगर हमें देयर एग्जिस्ट है ना या एटलीस्ट वन के रिगार्डिंग कोई सिंबल यूज करना होगा तो हम लोग ये उल्टा ई बना देंगे, है ना। ई आप ऐसे बनाते हो, उसको ऐसे 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दीजिएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग 180 डिग्री का रोटेट कर दोगे तो आपको ये सिंबल मिल जाएगा, दिस इज देयर एग्जिस्ट। अच्छा, इसी पे अगर कट लगा दोगे तो इसका मतलब देयर डजंट एग्जिस्ट, ये वो वहां पे लाइन। बिल्कुल ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि देयर एग्जिस्ट सिंबल पे आप सर एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ। चलो देखो, तो देयर एग्जिस्ट का जैसे अपन लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए वॉवेल्स। ठीक है, तो हमने बोला कि हमें एक एलिमेंट हमको वहां पे ऐसा मिल जाएगा। अभी देखो, ये होता है कि देयर एग्जिस्ट कम से कम हो सकता है कि एक से ज्यादा भी मिल जाए। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कॉन्सोनेंट्स, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स एक बना, ये सेट ऑफ वॉवेल्स आप ले लो, सेट ऑफ वॉवेल्स ही ले लो। तो सेट ऑफ वॉवेल्स अपन लोग को पता है ए ई आई ओ यू। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रूफ ने पूछा है कि ये जो आप देयर एग्जिस्ट का एक एग्जांपल लीजिए, तो उसी के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ए ई आई ओ जैसे मैंने लिया, तो मुझे एक वोवेल की जरूरत है, एक वोवेल की जरूरत है। मैं बोलूंगा देयर एग्जिस्ट कम से कम, और एक मैं दूसरा सेट बना रहा हूँ, मैं एक दूसरा सेट बना रहा हूँ, उसमें भी वॉवेल्स है। लेकिन कितने वॉवेल्स है, ये सारे नहीं है। मान लो उस सेट में मैं मान लेता हूँ आर, एक सेट मैंने ले लिया, और उस सेट में आप मान लो कि 3 वॉवेल्स हैं, ए ई आई, देयर आर ओनली 3 वॉवेल्स, ए ई आई। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक वॉवेल की जरूरत है। मुझे पता है कि आर में 3 वॉवेल्स आएंगे, 3 वॉवेल्स हैं, ए ई आई, 3 वॉवेल्स उसमें आ रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, मुझे एक वॉवेल की जरूरत है, एक वॉवेल से मेरा काम हो जाएगा। अब वो चाहे ए हो, चाहे ई हो, चाहे आई हो। फॉर एग्जाम्पल अपन लोग मान लेते हैं कि मेरा काम, कि मुझे कुछ सेट्स को सॉल्व करने के लिए आगे जरूरत पड़ेगी, सेट के रिगार्डिंग मुझे मान लीजिए आई का यूज करना, आई का मुझे सेट में दिखाना है कि आई का मुझे यूज करना है। तो मेरे एक एलिमेंट से काम हो जाएगा, चाहे ए हो, चाहे ई हो, चाहे आई हो, मेरा एक एलिमेंट से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 3 वॉवेल्स है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट आई, कम से कम एक वॉवेल आपको आर में मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 3 वॉवेल्स आने वाले। कोई भी आप 3 वॉवेल्स का सेट ले सकते हो आर वाले सेट में। जैसे आपने ए आई ले लिया, या ए आई ओ ले लो, या ए आई यू ले लो, तो कोई भी 3 आपको छूट है कि कोई भी 3 एलिमेंट आप सेट आर में ले सकते हो। लेकिन मुझे काम केवल क्या एक एलिमेंट का, तो मैं ऐसे लूंगा, मैं ये सिंबल का यूज करूंगा, देयर एग्जिस्ट आई, कम से कम एक वॉवेल आपको मिल जाएगा किस सेट में, आर में। ठीक है, तो इस तरह का अपन लोग काम करेंगे। या कभी कुछ इक्वेशन जब सॉल्व करके हमारे पास रूट्स आएंगे, वैल्यूज आएंगे, तो वहां पे हम लोग लिख देंगे देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक रूट तो लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ऐसे समझो कि मैंने मान लीजिए लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, है ना, और क्या कहते हैं प्लस का, कुछ भी लिख दो, प्लस का मान लो मैंने लिख दिया 5 1 5, प्लस का 6 लिख दिया, इक्वल टू 0। तो अपन लोग को पता है यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, है ना, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। लेकिन अगर मुझे इसको लिखना है कि देयर एग्जिस्ट, तो मैं यहाँ पे एक ये लगा सकता हूँ सिंबल कि देयर एग्जिस्ट वन रियल रूट, वन
रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन या वन रियल रूट इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे अपन लोग को एक रियल रूट मिल जाएगा कम से कम, एटलीस्ट वन है ना, हो सकता है दो भी मिल जाए। क्यों दो मिल जाए? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो जब कभी हमें एक रूट की जरूरत पड़ेगी, एक रियल रूट की जरूरत है, मुझे बस बताना है कि इस इक्वेशन के पास एक रियल रूट तो होगा ही, ठीक है, ये मुझे बताना, मैं कंफर्म हूँ। तो मैं इसके लिए ये सिंबल यूज कर लूंगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, इसलिए मैं ये सिंबल यूज करूंगा, देयर एग्जिस्ट वन रियल रूट इन दिस इक्वेशन। तो ये सब होता क्या है ना कि इतना बड़ा बड़ा देयर एग्जिस्ट लिखने की जगह या एटलीस्ट वन लिखने की जगह, इस स्टेटमेंट की जगह अपन लोग बस ये सिंबल यूज करें। तो जहां पे भी आप देखोगे आगे बहुत यूजफुल है। जब भी हम लोग को, अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, जब आपका लास्ट चैप्टर होगा, मतलब पूरा जब हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो एक लास्ट चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, तो वहां पे इसको क्वांटिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग सीखेंगे क्वांटिफायर में, जैसे देयर एग्जिस्ट है, एक और सिंबल यहाँ पे मिसिंग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंबल होता है फॉर एवरी, जैसे आपने देयर एग्जिस्ट का ना कम से कम एक सिंबल होता है, एक को उल्टा कर दो ये, तो एक को उल्टा जब आप बना दोगे, इसको डियर बोलते हैं अपन लोग फॉर एवरी, फॉर एवरी। ये भी एक सिंबल होता है, उल्टा है, ये ऐसे करके ऐसे कर दो, ठीक है, उल्टा है, तो इसको डियर अपन लोग बोलते हैं फॉर एवरी, ठीक। तो अब आप मुझे दिखाने होंगे सभी एलिमेंट्स की मुझे बात करनी है, कि हम बात कर रहे हैं सभी वॉवेल्स को लेकर, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो हम लिखेंगे फॉर एवरी का सिंबल लगा लेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दिस सेट। तो ये सब जो वर्ड हमें यूज करना होता है ना, तो उसके लिए बेहतर होता है हम लोग सिंबल लगाएं। फिर थम्स अप करना है, तो थम्स अप के लिए हम लोग ऐसे सिंबल इमोजीज यूज करते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स में जब ये बड़े बड़े चीजें लिखी रहती है, बड़े बड़े ये छोटे छोटे जो आपको स्टेप में दिख रहे हैं, तो इसको आप इस सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स अपन लोग यूज करेंगे। एक सिंबल और होता है, दिस इज सच दैट, तो सच दैट के लिए या तो आप अपन लोग कोलन बना देते हैं, ऐसे कोलन, ठीक है, या फिर एक ऐसे डंडा वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको कुछ सेट्स बता दिए जो हम लोग सेट में यूज करेंगे, और कुछ सिंबल्स अपन लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, उस सिंबल्स के बारे में बता दें। मेनली आपके यही सिंबल्स हैं, जैसे बिलोंग्स टू के लिए सिंबल, डजंट बिलोंग्स टू के लिए ये, देयर एग्जिस्ट के लिए, देयर डजंट एग्जिस्ट के लिए ये, ठीक है। सच दैट के लिए तो ऐसा आप कोलन बना देना, या फिर आप ऐसे वर्टिकल लाइन स्केच कर सकते हो। फॉर एवरी के लिए उल्टा ए बना दीजिएगा, है ना, ऐसे एक उल्टा करके समथिंग। तो ये आपके सिंबल्स हैं। अब आइए मेन काम पे अपन लोग चलते हैं, जो अपन लोग का आज का टॉपिक है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ये अपन लोग ने डिफाइन किया, ठीक है, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन के आपके पास दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे पहला मेथड अगर आप देखोगे, तो पहला मेथड अपन लोग का है रोस्टर मेथड, और इसी को अपन लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, रोस्टर मेथड, और यू कैन से टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या दिया डियर, इन दिस मेथड a set is represented by listing all its elements, ठीक है, all its elements, separating them by commas and enclose them in curly bracket। तो देखो इन्होंने क्या बताया, हमने कैसे डिफाइन किया है, देखिए सब चीजें डिफाइन होती है। तो अपन लोग ने कैसे डिफाइन किया है कि इस मेथड में किसी भी सेट को अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स, उस एलिमेंट को लिस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स को अपन लोग सेपरेट करते हैं बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट करेंगे, एंड इनक्लोजिंग देम इन कर्ली ब्रैकेट, देखिए डिफाइन, इनक्लोजिंग देम इन कर्ली ब्रैकेट, तो ये डिफाइन किया गया कि ऐसा हम लोग करेंगे। तो जैसे कुछ एग्जांपल लिखें, if v be the set of vowels in English alphabet, it can be written in roster form as v is equal to a e i o u। तो आप लोगों ने देखो क्या किया, सेट को कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं, किया। कर्ली ब्रैकेट्स क्योंकि हम लोग ने डिफाइन किया कि कर्ली ब्रैकेट में इसको अपन लोग इनक्लोज करेंगे, ये हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। अच्छा, इन एलिमेंट्स को अपन लोग ने सेपरेट किया है कॉमा से, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंट हो गया, इस रिप्रेजेंटेशन को अपन लोग बोलते हैं, ये जो सेट है, ये सेट रिटर्न है किसमें, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकंड देखो एक और एग्जांपल दिया है, इफ ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, देन ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। हमें ऐसे सेट लेना नेचुरल नंबर का जिसमें एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं 7 से कम, 7 से कम। तो अपन लोगों ने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा एक चीज, चलिए ये तो आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है, क्या लिखा है, इन जनरल। इन जनरल, इन जनरल की मतलब मीनिंग समझते हो ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादा केसेस। अब देखो क्या लिखा है, टू राइट अ सेट इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स आर नॉट बी रिपीटेड, एलिमेंट्स जो होते हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता, ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, ठीक है। सभी एलिमेंट्स को अपन लोग रोस्टर फॉर्म में डिस्टिंक्ट रखते हैं। तो क्या आंसर है, ऑलवेज, तो आंसर है नो। मैंने क्या लिखा है देखो, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल मैंने आपको लिखा है कि इन जनरल अपन लोग ऐसा रखते हैं कि एलिमेंट्स को अपन लोग रिपीट नहीं करते, लेकिन किसी किसी केस में अपन लोग को रिपीट करने की जरूरत पड़ती है,
तो उन केस में अपन लोग रिपीट भी करेंगे। मैं आपको अभी लास्ट में एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो हम लोग ये सोच के बैठे ना कि सेट में रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। रिपीटिशन अलाउ नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देखोगे, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, थोड़ा सा अगर मैं आगे आपसे हायर एजुकेशन की बात करूँ, तो मल्टी सेट थ्योरी होती है, आप उसमें डालिएगा मल्टी सेट थ्योरी, तो आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि जैसे ये जो 1 2 3, इस सेट में 3 एलिमेंट है, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट, इट इज सेम एज 1 1 2 3, इट इज सेम एज 1 1 2 2 2 3। तो आप देखो एलिमेंट्स को चाहो जितने टाइम भी आप रिपीट कर सकते हो, तो ये कहते हैं बस अंतर क्या होगा, जैसे 1 2 3 में 3 एलिमेंट्स है, 1 1 2 3 में आपके 4 एलिमेंट्स है, जिसमें 1 की मल्टीप्लिसिटी 2 है। 1 की जो मल्टीप्लिसिटी है, और इसको 2 बार आपने रिपीट किया है ना, मल्टीप्लिसिटी, ये आपकी 2 हो जाएगी। बाकी इधर देखोगे तो 1 की मल्टीप्लिसिटी आपकी 2 है ना, 1 मल्टीप्लिसिटी 2 है, और 2 की मल्टीप्लिसिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 दिख रही है। तो अब आपको अपने दिमाग में ये रखना है, दिमाग में कि ये सारे सेम सेट है, ठीक है। और जबकि जब अभी हम लोग आप अपने बोर्ड के क्वेश्चन लगाओगे तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा है, मैथमेटिक्स ये आपका एक वर्ड है मैथमेटिक्स, इसको आपको सेट फॉर्म में लिखना है। तो सेट फॉर्म में अपन लोग कैसे लिखेंगे, एम लिखा, फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि सेपरेट करते हैं कॉमा से रोस्टर फॉर्म में, फिर अपन लोग ने ए लिखा, फिर अपन लोग ने टी लिखा, फिर एच ई, फिर देखो एम आया, ये एम आया, और एम आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे, फालतू में ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हमको रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर रिपीट करते तो गलत हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, इन जनरल। जनरल अपन लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते जब सेट में लिखते हैं, तो इसलिए मैंने एम को यहाँ पे नहीं लिखा। फिर ए आया, ए ऑलरेडी लिख चुके इसलिए ए को फिर से नहीं लिखा गया। टी, टी आ चुका ऑलरेडी इसलिए नहीं लिखा। आई, आई देखिए नहीं आया था इसलिए लिखा। फिर सी, देन एस। जैसे अगर मैं आपसे बोलता आप मुझे सेट बताइए ऑफ द लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड सपोज नयन, ये आपको दिया गया है, ठीक है, नयन, तो मान लीजिए इसको मैं किसी लेटर, मान लीजिए सी लेटर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नयन को दिखा रहा है तो मैं एन लिखूंगा, फिर मैं कैपिटल में ए लिखूंगा, फिर मैं कैपिटल में वाई लिखूंगा, फिर मैं ए नहीं लिखूंगा क्योंकि वो रिपीट हो चुका है। लेकिन अगर आप लिख देते तो वो गलत नहीं होगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपका गलत बिल्कुल ही होगा, मल्टीसेट थ्योरी भी कहती है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो आपका टीचर कट कर देगा। रीजन ये कि इन जनरल अपन लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, बट अभी रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने रिपीट नहीं किया तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अभी मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग ने सबसे पहले क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है। पहला मेथड अपन लोगों ने सीखा रोस्टर मेथड, जिसमें हमने क्या सीखा कि हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं कॉमा से, और उसको कर्ली ब्रेसेस में बंद करते हैं, डिफाइन किया गया, ठीक है। स्मॉल ब्रेसेस में अगर डिफाइन किया तो स्मॉल ब्रेसेस में। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो आपकी सेकंड फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने का जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है, दिस फॉर्म इज सेड टू बी सेट बिल्डर। क्या होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या बोला गया है, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर नॉट लिस्टेड, हम लोग सिंपली लिस्ट नहीं करते, बट दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सम कॉमन प्रॉपर्टी। हम लोग उस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनकी प्रॉपर्टी से, उनके पास जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी उससे अपन लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लेट वी बी द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देन वी कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज, ठीक है। तो वी आपका सेट ऑफ वोवेल्स है, वी आपका क्या है, सेट ऑफ वोवेल्स है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, इसमें अपन लोग जब भी हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ तरह के सिंबल यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सेट को दिखाना है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्स, और ये कोलन की मीनिंग है मैंने आपको बताया कि सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स होल्ड्स। अच्छा, इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन था वो ये था, तो हम लोगों ने मॉडर्न में इसको ऐसे करने लगे, नहीं तो इसको ऐसे लिखते थे पी एक्स होल्ड्स, ठीक है। आपका इसकी, और इसको फिर हमने शॉर्ट फॉर्म में, अब आप जो नई बुक्स देखोगे उसमें इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो ऊपर देख रहे हो वो है। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, मीनिंग समझो। सेट बिल्डर फॉर्म में ये बोल रहा है कि सेट ए में हम लोग ऐसे एलिमेंट्स लेंगे, ये जो एक्स देख रहे हो ना, एक्स क्या है, एलिमेंट्स बता रहा है, सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग ऐसे एलिमेंट्स की बात करने चल रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स की बात करने चले। अब जरा आगे देखो क्या लिखा है, पीएक्स होल्ड्स। तो ये पीएक्स क्या बताता है, पीएक्स बताता है एक्स की कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी,
मतलब x को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हम किस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो px से पता चलेगा। px मतलब होता है इसकी प्रॉपर्टी लिखो, जैसे मैंने बोल दिया सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5, तो उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि इंटीजर्स की एक प्रॉपर्टी होगी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी से आप जानोगे कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स आए। एक्सक्यूज मी। तो हमेशा ध्यान रखना कि सेट बिल्डर फॉर्म में अपन लोग ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे कि सेट ऑफ वोवेल्स, तो ये जो पहला एक्स है ये बता रहा है कि हम लोग ऐसे एलिमेंट्स लेंगे। अब कैसे एलिमेंट्स लेंगे, तो ये प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट वाला एक्स बताएगा। एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ से आप जान जाओगे हम लोग ए ई आई ओ यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको तुरंत पता चल जाएगा। हम लोग अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो आपको हो जाएगा ए ई आई ओ यू, तुरंत पता चल जाएगा इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से। अच्छा आगे देखो क्या, लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 7 से कम, 7 से कम, ठीक है। तो देखो इसको मुझे आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रखना। तो कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू x, x बताएगा सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स, ठीक है। हम लोग ऐसे एलिमेंट्स ले रहे हैं, कैसे, तो इनकी प्रॉपर्टी से हमें आगे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमने लिखा सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए यार। अब नेचुरल नंबर तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो अपन लोग ने बोला था लेस देन 7, तो लेस देन के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे, x लेस देन 7, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं, एक ही सेट को लिखने के लिए ढेर सारी प्रेजेंटेशन, देखो रिप्रेजेंटेशन दो, सेट बिल्डर फॉर्म और आपका क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म, लेकिन उसको लिखने के तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मैं इसी सेट को देखो रोस्टर क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा, ठीक है। देखो कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा था x लेस देन 7, मैं ये भी लिख सकता था x लेस देन इक्वल टू 6, तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी बच्चे ने अगर ऊपर वाला लिखा है तो भी सही है, क्योंकि सेंस सेम आ रहा है ना। बाय x लेस देन 7 ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो 7 से छोटे हो, 7 से छोटे हो, तो आपको पता आएगा 1 2 3 4 5 6। और अगर आपने लिखा x लेस देन इक्वल टू 6, 6 के बराबर या 6 से छोटे हो, दोस नंबर्स व्हिच आर इक्वल टू 6 और लेस देन 6, तो आपको पता है कि ये आपके 1 2 3 4 5 6 है, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म भी सीख लिया कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, ठीक है। अब देखते हैं आपको कितना आपको आया कितना नहीं आया। तो इसके लिए अपन लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको डियर अपन लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। चलो चैट में चैट में तो थोड़ा सा आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। चैट में अगर आप लिखोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। एक काम करता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। चलो ध्रुव आप बताओ, एक एक करके सबसे पूछ लेता हूँ। बताओ ध्रुव, इसको कैसे लिखोगे, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म में है क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट किया गया है एलिमेंट्स। बताओ ध्रुव, ध्रुव मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है ठीक है, जो आप बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू, थोड़ा स्लो बोलो, x सच दैट x, हाँ, ग्रेटर देन -4। अच्छा मैं इसको ऐसे काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा आपने मतलब ये बोला है x ग्रेटर देन -4 है और लेस देन कितना है, लेस देन 4, मतलब -4 से 4 के बीच में। चलो अच्छा लिख लेते हैं, जो इन्होंने बताया है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, x सच दैट x लाइज इन बिटवीन -4 टू 4, ये ध्रुव जी ने बताया है। अच्छा और कोई बताना चाहता है, इससे डिफरेंट आंसर देना चाहता है? अर्पेल, सत्या, शशि, शौर, शुभता, कोई इससे कुछ डिफरेंट आंसर देना चाहता है? माइनस, अच्छा चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 कर सकते हैं और लेस देन इक्वल्स टू 3 कर सकते हैं, ठीक है। और कोई? तो अब देखो मैं आपको बताऊं, आप लोग ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, एक चीज मिसिंग है। चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कोई इसको सही कर सकता? वेल डन वेल डन, अर्पित और सत्या ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ये लिखना कंपलसरी, रीजन जान लो क्या है। अगर आपने इंटीजर्स नहीं लिखा तो प्रॉब्लम ये -4 से 4 के बीच में तो इनफिनाइट नंबर्स आते हैं। अगर x, क्योंकि कोई सोच सकता है x क्या है, ठीक है। अब कोई ये मत बोलना एक जान थी वो मेरी है, अब वो सब गया, अब ध्यान वन छोड़ो, इस समय मैथ्स आपकी ही जान, मतलब आपकी जान बस मैथ्स होनी चाहिए। तो जो x है आपका ध्यान रखना, ये जो x है वो फिर कोई सोच सकता है कि एक बात बताओ, क्या
रेशनल नंबर भी तो हो सकता है, और रेशनल नंबर हुआ तो -4 से 4 के बीच में इनफिनाइट नंबर्स आ जाएंगे, जबकि इनफिनाइट नंबर्स यहाँ पे नहीं है। ध्रुव क्लियर हुआ आपको कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर x बिलोंग्स टू कोई, अगर आपने यहाँ पे इंटीजर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया तो कोई ये भी सोच सकता है कि x जो है वो रेशनल नंबर हो जाए, और अगर रेशनल नंबर हो गया तो यहाँ पे तो इनफिनाइट नंबर्स आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये भी नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपके सेट के हिसाब से बात करूँ और किसी ने सोचा कि भैया एक काम करो कि x को रेशनल नंबर मानो, तो फिर रेशनल नहीं है तो यहाँ पे ये भी एलिमेंट आ जाएंगे। मान लो -3 आया, फिर अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ माइनस का 2.5, माइनस का 2.1, ये सब आने लगेंगे, माइनस का 1, ये सब आ जाएंगे, जबकि ये हमारे में नहीं, -2.5, -2.1 ऐसे इन्फिनाइट आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वेल डन, आप लोगों ने ट्राई किया, और सत्यार्थ और अर्पित ने बिल्कुल सही भी बताया। इसको मैं लिख देता हूँ। देखो ट्राई करते रहो और बाकी लोग भी ट्राई करो। बहुत लोग देखो आंसर नहीं करो, ट्राई करोगे तभी आएगा। तो इसको अपन लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, पहले आइडेंटिफाई करो, अब इससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसको अपन लोग इसको कैरेक्टराइज करते हैं, उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स। तो एक्स आपके इंटीजर्स है, इंटीजर्स के लिए सिंबल सेट यूज करते हैं, एंड जो एक्स है आपका, हाँ अब आप ये सिंबल आप दोनों यूज कर सकते हो, जो ध्रुव ने बताया और जो सत्यार्थ ने बताया और अर्पित ने। आप चाहो लेस देन इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कर सकते हो, या लेस देन और सिंपल ग्रेटर देन वाला कर सकते हो। तो मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, एक्स ग्रेटर देन -4 बट लेस देन 4। तो ये आपने इसका करेक्ट आंसर दे दिया, ये ए वाले का सोल्यूशन है, ठीक है। कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट कौन बताएगा? चलो अब की बार चांस देते हैं जो बच्चे नहीं बता रहे, ठीक है। तो मैं चांस देता हूँ अब की बार। चलो शुभिता आप ट्राई करो, शुभिता ट्राई करो, आपको इस सेट को बताना है। शुभिता मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से बता दो भैया। हाँ, इसको कैसे लिखोगे आप? सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है, टू राइट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो पहले तो एक्स सच दैट एक्स लिख दो, बिकॉज का नोटेशन। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लिख दिए। उसके बाद अच्छा देखिए, अगर 4 से बड़ा लोगे तो 4 के बाद तो फिर 5 भी आता है, 5 तो यहाँ है ही नहीं, और 3 फिर मिस कर जाएगा। बहुत सही आप जा रहे हो, बस थोड़ा सा और क्लियर करो। एक्सक्यूज मी, नेचुरल नंबर तो होगा। हाँ तो सब मिस हो जाएगा, वही तो बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। चलो किसी और से पूछते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत है। चलो किसी और से पूछते हैं। यशस्वी आप बताइए। यशस्वी, यशस्वी मेरी वॉइस, हाँ हाँ देखते देखते, अर्पित कह रहे चैट में, हाँ देखते बिल्कुल, पहले यशस्वी का देख लें। हाँ यशस्वी आप बताइए। 3 लेस देन एक्स, ये क्या होता है भैया? 3 लेस देन एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन 3 आप बता रहे हो, तो इससे क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन 3 में तो फिर अगर आप लिखते हो तो वही बात तो हो गई, 3 से बड़ा तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा नेचुरल नंबर, जबकि हमें वो सबका जरूरत ही नहीं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अर्पित जी ने चैट में लिखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है अर्पित जी ने। अच्छा, चैट 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 चैट, ठीक, तो अर्पित ने भी लिख कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, बात को समझिएगा। देखो आप लोग ट्राई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स, सुनिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दिख रहा है 3 का मल्टीपल है, 3 आया फिर 6 आया फिर 9 आया, तो जैसा लग रहा है 3 की टेबल अपन लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n, ठीक है, 3n। लेकिन अब प्रॉब्लम, अगर 3 का मल्टीपल में पढ़ता जाऊंगा तो आगे 15 भी आएगा, 18 भी आएगा, जबकि हमारे पास केवल हमें 12 तक जाना है। तो अपन लोग इस n को डिफाइन कर देते हैं कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 3n, 3n, ठीक है। वेयर, अब देखो मैं यहाँ पे n को लिख रहा हूँ, n क्या होगा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, n नेचुरल नंबर मतलब हो गया 1 2 3 4, तो 4 तक में आपको 12 मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ये आपको क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रही है, x सच दैट
ऐसे x आएंगे जो इसकी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, नेक्स्ट वाला x बता रहा है इसकी प्रॉपर्टी 3n। 3n मीन्स होता है कि 3 का मल्टीपल। लेकिन अब देखो 3 के मल्टीपल में प्रॉब्लम ये है कि 3 के मल्टीपल में अगर आप देखोगे 3 के मल्टीपल में तो पूरा पूरा टेबल आ जाएगा, ठीक है। और हमें स्टॉप करना है, हमें स्टॉप कहाँ पे करना है, हमें स्टॉप करना है 12 तक। तो हमने कहा कि n को नेचुरल नंबर मान लो, जो स्मॉल n है उसको नेचुरल नंबर मान लो और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 ले लो। तो जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, 3 रखोगे तो 9 आएगा, 4 रखोगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चैट में यस लिख दो, यस और नो, नहीं तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी चैट में यस और नो लिखो, जल्दी चैट में लिखो। तो कह रहे हैं यस सर, शुभता यस, अर्पित यस, यस, वेल डन, ठीक है। बड़ा तेज बच्चे हो, ठीक। तो चलो अब तेज हो तो अब एक काम करो, ये तुमने क्या किया, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब अपन लोग इसका उल्टा करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको आप इजिली चैट में लिख के बता सकते हो और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से, उसको आप आसानी से लिख सकते हो। रोस्टर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म तो सिंपलेस्ट आपको एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके लिख देना। ये हालात यार क्वेश्चन में पूछता नहीं, रहने दो, बहुत इजी है, सब बता देंगे, ये तो नर्सरी क्लास के बच्चे बता देंगे। तो यहाँ पे डियर क्या आ जाएगा, देखो बोला x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और बोला क्या गया है, जो आपका x है वो 50 से बड़ा है और बराबर है, और 60 से छोटा और बराबर, तो आपको पता ही है यार नेचुरल नंबर, आपको पता है कैसे होते हैं। और 50 से बड़ा और 50 लेना तो 50, 51 पूरा 60 तक लिख डालो, 52 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे अपन लोग 60 लिख, ठीक है। माइक डियर म्यूट कर लो सब लोग अपना, सब लोग माइक म्यूट कर लो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 50, 51, 52 डॉट 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 6। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ। देखो कौन बताता है सबसे पहले, लिखा है b इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अपन लोग को ऐसे x लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। चलो जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में देखिए सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा। तो देखो यार आपको स्पीड भी बढ़ानी है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आना तो बहुत अच्छी बात है, पहले देखो एक्यूरेसी में काम करो और फिर स्पीड पे, क्योंकि दो चीजें होनी चाहिए स्टूडेंट पास, एक एक्यूरेसी एंड देन स्पीड। पहले एक्यूरेसी पे काम करो, आंसर सही निकालो, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड अच्छी होने लगेगी, कॉन्फिडेंस आने लगता है। अगर किसी का आंसर आया नहीं है जल्दी करो डियर, अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है भैया, आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ऐसे एक्स बताने हैं जो इसी क्वेश्चन सेटिस्फाई करे भैया। 3-2 सत्ताज जी ने आंसर बताया 3-2, और कोई 2 और 3, बस सिंपली रूट्स आपको बताना है। देखिए विराज क्वेश्चन है किसमें सिंपली रूट्स, हाँ आपको रूट्स बताना है। तो देखिए मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ सोल्यूशन, तो यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं नोट करके दिखा दूंगा। देखो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको ऐसा लेना है, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज और देखो मजेदार, यही मैं आपको समझाना चाहता था। देखो रियल नंबर दिया, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, रियल नंबर है ठीक है, तो अब इसका मतलब तो नहीं कि सारे रियल नंबर यहाँ लिख डालो। उसने क्या बोला है, ऐसे रियल नंबर लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आपको आता है भाई। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे, ऐसा नंबर लोगे 6 को ऐसा स्प्लिट करो कि उसका मल्टीप्लिकेशन 6 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 5 आना चाहिए। तो अपन लोग ले लेंगे 3 और 2, 3 2 6 होता है, और 3 2 से 5 बन जाएगा, तो ये आपका -3x बना, -2x बना, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपन लोग x कॉमन ले लेंगे, x -3 आ जाएगा, यहाँ -2 कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डियर तुम्हें क्या मिल जाएगा, x -3 x -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 2 और 3, ठीक है। अच्छा अभी जैसे मैंने चैट पे देखा, जैसे सत्यार्थ ने बताया 2 और 3 लिख दे, और एक बच्चे ने लिखा था 3 2। तो क्या बताओ ये दोनों आंसर अलग है ना कि सेम? चैट में लिखो, ये दोनों सेट सेम है कि डिफरेंट है, जल्दी से बताओ। नहीं माइनस प्लस साइन आएगा, x की वैल्यू 2 और 3 आई है ना, अपन लोग को x लिखना है, x है ना, x लिखना है, सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स ऑफ x जो रियल नंबर हो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे। तो x दोनों सेम है, विराज बता रहे दोनों सेम है, चैट में लिखो। अच्छा मैं आप लोग बस यस और नो लिखो, क्या ये सेम है कि नहीं, मेरा क्वेश्चन है, यस और नो लिखो। अगर सेम है तो यस लिखो,
विराज लिख रहे हैं सेम, यस यस यस। सत्यार्थ ने लिखा यस, अर्पित ने लिखा यस, विराज ने लिखा यस, ध्रुव ने यस लिखा है, और कोई? यशस्वी जी ने यस लिखा है, वेल डन। सब लोग यस लिख रहे हैं, आंसर है यस, दोनों सेम होंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज और नोट करने वाली है कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट्स होते मैटर नहीं करता। मतलब किसी भी एलिमेंट को आप पीछे लिखो, आगे पीछे आप कर सकते हो, फ्लिपिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे आप 2 3 लिखो, चाहे आप 3 2 लिखो। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई सेट है 1 2 3, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 2 1, सेम। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 2, किसी भी ऑर्डर में आप लिखो। तो इसको लेकिन अपन लोग नोट करके लिखते हैं, ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो इसको अपन लोग नोट करके लिखते हैं कि इन सेट, इन a set order of elements, order of elements, ठीक है, doesn't matter, doesn't matter, ठीक है। जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा डजंट मैटर, डजंट मैटर कि आप किस ऑर्डर में आप लिखते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसके पहले देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं फिर से आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि जब अपन लोग सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसे मैंने 1 2 लिखा, तो मल्टी सेट थ्योरी के हिसाब से ये 1 1 2 3 ये लिखना अलाउ है, मतलब ये दोनों सेम सेट होंगे। यही नहीं, आप चाहो 1 को 3 टाइम्स लिखो, 1 1 1 2 3 3 टाइम्स लिखो, तब भी ये सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मल्टी सेट थ्योरी कहती है। लेकिन जब आप बोल्ड में लिखोगे, तो जब आप बोल्ड में लिखोगे तो आप क्या करते हो, बोर्ड की कॉपी में जब आप लिखोगे तो आप ना इसको लिखना, ना आप इसको लिखना, आप किसको लिखना, आप इसको। क्योंकि अपन लोग क्या करते हैं इन जनरल, रिपीटिशन हम लोग नहीं करते, एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। तो बोर्ड में आप ऐसे करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने लिखा था इन जनरल, इन जनरल होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि ना भी चाहकर आपको उसको 2 बार एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, और उसी के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले लिया। देख, ये क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, कई टीचर आपको कुछ बताएंगे, कई टीचर आपको कुछ बताएंगे, इसलिए मैं आपको प्रूफ के साथ सारी चीजें बता रहा हूँ, ताकि अगर आपको कोई टीचर कुछ और बताए तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि होता क्या है, किसी टीचर ने कुछ बता दिया, इस टीचर ने कुछ बता दिया अपने नॉलेज के हिसाब से, तो आप मिसगाइड होने लगते हो, आपको लगता है यार वो टीचर जो बोल रहा है सही है। देखो, जरूरी नहीं कि सभी टीचर आपको सही बताएं, हो सकता है मैं ही आपको सब कुछ सही बताऊं, हो सकता है कुछ चीजें, भाई हम लोग भी इंसानी हैं, हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वहां पे आप थोड़ा सा स्मार्टली जाके यूट्यूब से कुछ चीजें सर्च करो, कुछ चीजें गूगल से देखो, ठीक है। अब तो आपके पास इतने ऑप्शन हो गए, हमारे टाइम में इतने ऑप्शन नहीं थे। तो अब आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हो, ठीक है। तो आप लोग स्मार्ट स्टडी करो, ये नहीं कि आपको टीचर जो बोल रहा है वही, ठीक है। हमेशा इसलिए कहते हैं बुक्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छी बुक्स को पढ़ो। जब आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे ना, आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल तो मैं आपको वैसे क्लियर कर दूंगा। इसलिए देखो, अच्छा टीचर मिलना 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 11th नहीं, हर क्लास के लिए। जैसे 9th में, क्योंकि 9th में आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हो, बेसिक चीजें जो आपके 10th में यूज होती है, उसी तरीके से आप उसी बेस को यूज करके हम लोग 11th कुछ चीजें पढ़ेंगे जो 12th में यूज होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज मी कि आपका बेसिक क्लियर, ठीक है। बेसिक शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपका बेसिक कहीं गड़बड़ाया तो फिर वो पूरा आपका 12th में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखो, खूब क्वेश्चन पूछो, स्टूडेंट का काम ही है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो आपको अपनी जॉब करनी है, कोई डाउट है तो आप पूछो। तो मैं देखिए तुरंत एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, देयर एग्जिस्ट वाला, तो ये बहुत अच्छी आता था। अगर आप कहीं कुछ नहीं आ रहा तो ये पूछो, और मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ए के नीचे सफिक्स में 1 लिखा है, एन लिखा है, सफिक्स में एन लिखा है ये। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले हमें ये पता चल गया, सेट सी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए और सफिक्स एन टाइप के आएंगे। अब यहाँ पे हमको पहले पता करना पड़ेगा एन क्या है। तो जैसे ही हम आगे गए तो हमें मिला सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओ, नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, A1, है ना। कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स बनेंगे, A2, A3, है ना, A4, A5, कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स आपको मिलते जाएंगे, है ना, एंड सो ऑन सो ऑन। क्योंकि नेचुरल नंबर है, इसने एन की कुछ एंड नहीं दिया कि एन 10 से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, बोला कि नेचुरल नंबर है, तो चलता जाएगा एंड सो ऑन। तो कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लिखने। अब प्रॉब्लम ये A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा, A4 क्या होगा, A5 क्या होगा, ये कैसे अपन लोग निकालें। तो ये निकालने के लिए देखिए आपको क्या दिया गया है, ये निकालने के लिए आपको क्या दिया गया है, ये एक क्वेश्चन दी गई, ये एक क्वेश्चन दी गई, और साथ ही आपको एक चीज और बता दिया गया है
कि A1 A2 की वैल्यू 1 है, तो ये तो मतलब आपको समझ लीजिए ठीक है दीपावली ऑफर एक तरीके से है ना, कि ऑफर में आपको दे दिया है कि भैया A1 A2 की वैल्यू 1 है, तो आपको एक्चुअली में A1 की वैल्यू पता है और A2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो अब अपन लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, A3 A4 A5 की निकालते हैं। किस इक्वेशन की हेल्प से निकालोगे, तो अपन लोग को गिवन ये है an+2 बराबर अपने पास है an+1 प्लस का an, अपने पास गिवन बस इतना an+2 = an+1 + an। तो अपन लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, हमको चाहिए A3 की वैल्यू, अपन लोग को चाहिए A3 की वैल्यू। चलो एक काम करते हैं, n क्योंकि नेचुरल नंबर है, चलो अपन लोग क्या करते हैं पुट करते हैं, n की जगह 1 रख देते हैं, पुट n = 1। तो जैसे ही मैंने 1 रखा, ऊपर वाली क्वेश्चन में n की जगह 1 रखूं, तो A1+2 ये तो A3 बन गया, n की जगह 1 रखा तो 1 + 1 A2 बन गया, ठीक है। n की जगह 1 रखा तो ये आपका A1 बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे A3 की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, A2 + A1, और A2 A1 तो वैल्यू अपन लोग को पता है वो कितनी है 1, सो दिस इज 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। नाउ पुट n = 2, n को अपन लोग 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो ऊपर जरा पुट करो, तो यहाँ पे 2 + 2 4 मिल जाएगा। अब A4 कितना यहाँ पे 2 रखोगे A3 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा जब आप यहाँ पे 2 रखोगे, यू विल गेट A2, so the answer is A3 + A2 and what is the value of A3, अभी भी आपने निकाला 2 और A2 की वैल्यू कितनी आई 1, तो ये कितना आपके पास आ गया 3 आ गया। एक और निकाल लेते हैं अपन लोग एलिमेंट 3 रखते हैं, तो यहाँ पे A5 आएगा, A5 आएगा और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा A4 प्लस का A3, ठीक। A4 की वैल्यू क्या अभी भी आपने निकाली 3 प्लस A3 की वैल्यू क्या, A3 की वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 कितना आ गया डियर 5 आ गया। अब आप चाहो ना गेस करके आप आगे वाला एलिमेंट भी आप बता सकते हो आप चाहो तो इसकी हेल्प से आप आगे वाले एलिमेंट भी आप बता सकते हो, मैं आगे नहीं निकालूंगा, आप अगर इस पैटर्न को देख लो फॉलो करोगे तो आप आंसर मुझे आगे का बता सकते हो। जैसे अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करके लिखूं, देयरफॉर अब अपन लोग का आंसर तो आ चुका है, C = हो जाएगा A1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, A2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसमें कुछ करने नहीं दिया था, और यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक, A4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, A5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब आप जानते हो A6 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पे सिंपली हो क्या जानते हो, पीछे वाले एलिमेंट्स का एडिशन हो रहा है, मतलब जैसे ये 2 कैसे आया, 2 इन दोनों के सम से आया, इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो आपको ये मिला, ठीक है। इसी तरीके से जब इन दोनों को प्लस करोगे 1 + 2 तो आपको ये मिल जाएगा, इसी तरीके से जब आप इन दोनों को प्लस किए आपने तो आपको ये मिल गया, तो आगे वाला क्या होगा आपको पता है, वेल डन 8, फिर आगे वाला बताइए आपने जल्दी बताओ, 8 5 13 एंड सो ऑन, इस तरह, क्योंकि अभी एंड नहीं होगा, अभी है ना कि पता चले अब तो आ गया अब तो हम आग लगा देंगे हैं, लिखे जा रहे लिखे जा रहे, पता चला अब क्वेश्चन आ गया अगर पेपर में तो बस यही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए बाकी सब छोड़, तो बस कुछ एलिमेंट्स निकाल दो, हार्डली 3, मतलब मैक्सिमम आपको 3 एलिमेंट्स निकाल के दिखा देते हैं, 2 दिए थे और 3 एलिमेंट्स मैंने निकाल के दिखा दिए। अच्छा एक चीज और, ये मैं आपको पॉइंट, अब देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्सक्यूज मी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, देखो डियर अभी आपने क्या पढ़ा था, अगर मान लीजिए किसी टीचर ने आपको बोल दिया कि सेट्स में रिपीटिशन अलाउ नहीं होता, मान लो किसी टीचर ने अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल दिया, अच्छा रिपीटिशन अगर अलाउ नहीं होता तो इस सेट को आप कैसे लिखोगे, इस सेट को आप ऐसे लिखोगे, 1 लिखोगे, फिर आप लिखोगे क्या लिखोगे 2 लिखोगे, क्योंकि रिपीटिशन 1 2 बार आया, फिर आप लिखोगे 3 लिखोगे, फिर आप लिखोगे 5 लिखोगे एंड सो ऑन, और जैसे ही आपने ये लिखा टीचर तो बैठा ही है, तुरंत आपका कट आउट कैंसिल हो जाएगा, नंबर ही नहीं मिलेगा। रीजन जानते हो क्यों, क्योंकि इस सेट के हिसाब से अगर आपने सेट सी को कंस्ट्रक्ट किया है, आप बता रहे हो 1 आपका फर्स्ट एलिमेंट है, 2 आपका सेकेंड एलिमेंट है, 3 आपका थर्ड एलिमेंट है, जबकि एक्चुअल जो हमारा आंसर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है और सेकेंड एलिमेंट भी 1 है, तो यहाँ पे दिया ही था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, हमें यहाँ पे ना भी चाह के रिपीटिशन ये रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने उस स्टेटमेंट में लगाया था, आप बुक में जाके देखो तो हो सकता है आपको इतना क्लियर ना मिले, वहाँ पे इन जनरल नहीं लिखा, वहाँ बोला कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, या हम लोग एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रखते हैं, बट समटाइम्स आपको ना भी चाह के लेना पड़ेगा, रिपीटिशन करनी पड़ेगी, ये करेक्ट आंसर है, ये गलत, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं सबसे एक बार पूछ लेता हूँ, ठीक है, चैट में आप लोग लिख दो जल्दी से, क्या कुछ आपको पूछना है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, यस और नो, अगर कोई डाउट है तो आप लिख दो चैट में यस और नो, ठीक है।
नो नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, है ना, नो सर। ठीक है, ध्रुव के पास एक डाउट है, ध्रुव का भी डाउट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हाँ ध्रुव बताइए क्या डाउट है। हाँ ध्रुव बताइए, व्हाट इज द डाउट। माइक को अनम्यूट करके बताओ, कोई बात नहीं, आप बता सकते हो, माइक को अनम्यूट करके बताओ क्या है आइडिया। नीड ऑफ सेट। अच्छा देखो, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा कि सर ये बताइए सेट की नीड क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, अगर मैं ज़्यादा आगे ना गए, देखो आगे तो आप देखोगे इस पर कई चीज़ें आप पढ़ोगे, सेट थ्योरी आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। इसी के बेसिस पे आगे पूरा पूरा हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैट्रिसेस अभी आप क्लास 12 में पढ़ोगे, वहाँ से हम लोग ढेर सारी फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे की चीज़ें सब बात कर रहा हूँ। कई फील्ड की बात करेंगे, कई हम लोग सेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं उस फील्ड में, वेक्टर फील्ड्स की बात करेंगे, फिजिक्स में भी इसका यूज होगा। तो सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर मैं अभी आपको बेसिक नीड की बात करूँ, तो फिर आप सब छोड़ो, आप ये सोचो, अगर मुझे कोई बोलता कि भाई, मैं आपसे बिल्कुल अभी आपके लेवल की बात कर रहा हूँ और ये आप आज के लेक्चर में ऑब्जर्व भी कर रहे हो आसानी से। अगर कोई आपसे ये बोलता है, अगर ये बताओ कि मुझे नेचुरल नंबर लिखना है, आप लिखते जाओ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कोई लिखने को बोल देगा तो आप तो पूरा वैसे नहीं लिख पाओगे, कोई नहीं लिख पाएगा, हम लोग कोई नहीं लिख पाएगा। लेकिन उसने ये बोल दिया कि आप नेचुरल नंबर को लिख के दिखाओ। ठीक है, एक अच्छे मैनर में, एक वेल डिफाइंड मैनर में 100 तक आपको लिखना है। तो एक बात बताओ, अगर ये 100 तक लिखना उसने बोला है, तो अगर मैं सेट का यूज नहीं करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5, और ऐसे लिखता जाऊं लिखता जाऊं लिखता जाऊं, है ना। और कोई मजा लेने के लिए बोल देगा 1000 तक लिखो, या आपको 1000 तक लिखना है, तो अब 1000 तक लिखना है डियर, तो एक बात बताओ, 1000 तक क्या बैठ के लिखते रहोगे, है ना, कोई मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है। और अच्छा मान लो अगर किसी के कहने पे, मान लीजिए किसी अच्छे पर्सन ने, स्पेशल पर्सन ने बोला बैठ के लिख रहे हो, चलो 1000 तक लिख भी दिया, तो लिखने में इतना गंदा लगेगा ना, वेल डिफाइंड, मतलब एक होता है ना लिखने का तरीका, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा। और इतना बड़ा पड़ा, पता चला मेरा 3 4 पेज भी चला गया। 1 से 1000 तक लिखना है, पेपर में आ गया तो मैं 1000 तक लिख रहा हूँ, और बैठ के और कोई क्वेश्चन ही मेरा नहीं हो पा रहा। और अगर आप चाहो तो सेट का आप यूज करके कितना इजीली इसको लिख सकते हो, बड़ा स्मूथली। आप क्या लिखोगे, एक सेट ए नाम दे दोगे, अब तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब आप चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में दोनों लिख सकते हो। मैं सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से लिख दूंगा, एक्स सच दैट एक्स है, ये नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, एंड जो एक्स की आपकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000, बस काम खत्म, इतने में काम खत्म। तो इसने क्या कर दिया, हमारी चीजों को कॉम्पैक्ट कर दिया, जो हमारी इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें हमको लिखनी पड़ी तो उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, इजी वे में हम लोग इसको लिख पा रहे हैं, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, होता है ना वेल डिफाइंड, एक अच्छे सिस्टमैटिक मैनर में लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, कॉम्पैक्ट कर रहा है चीजों, हमको जो चीजें लिखनी है सेट्स के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये हमारी हर चीजों को कॉम्पैक्ट कर देता है। दूसरा, आप इससे डेफिनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को मैंने आपको दिखाया था कि सेट के फॉर्म में कैसे लिखा है, तो आप कई बार इसके सेट के फॉर्म से आप डेफिनेशन भी लिख के इसको डिफाइन कर सकते हो, और मैथमेटिक्स में एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसके डेफिनेशन को ये भी लिख सकते हो, सेट ऑफ दोस नंबर्स a plus ib ऑफ द फॉर्म a plus ib वेयर वेयर a and b आर रियल नंबर्स, आप ये भी लिख सकते हो वेयर। तो इसने क्या किया, आप कई बार इसकी हेल्प से डेफिनेशन भी कर पा रहे हो, है ना। तो इसने हमारी कई चीजें, आप देखोगे एक तो हमारा ये सिस्टमैटिक मैनर हो जाता है लिखने का तरीका, लिखने का तरीका है ये, हमको सिस्टमैटिक मैनर में आप इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इससे हम डेफिनेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, भी आप हायर एजुकेशन में छोड़ो, अभी चलो आप 12वीं क्लास की बात कर लो, 12th क्लास में आप देखोगे पूरा सेट का यूज करके हम लोग ढेर सारी चीजें डिफाइन करेंगे, सबसेट डिफाइन करेंगे, मतलब बहुत चीजें आप डिफाइन करोगे, पावर सेट, सबसेट, इन सब की बात, पावर सेट, ठीक है, पावर सेट, तो इन सब की चीजों को डिफाइन करने के लिए अपन लोग को सेट की जरूरत पड़ेगी। अगर सेट नहीं होगा तो हम ये सब चीजें डिफाइन ही नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप पूछोगे नीड ऑफ सेट, तो इन्फिनाइट उसकी नीड। बाकी चैप्टर में तो आप सोचो, अभी चैप्टर तो छोड़ो, आगे आप जाके जब हायर एजुकेशन करोगे, इवन फिजिक्स में भी हम लोग इसका यूज करेंगे, कई फील्ड्स को हम लोग डिफाइन करेंगे इसी के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सेट, और मैंने बताया ना, आपको अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें तो आप क्या कर सकते हो, इसलिए मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें जानना, कहाँ इसका यूज है क्या है। तो आप गूगल में जाके सेट थ्योरी, ठीक है, डालो, और थोड़ा सा डालना हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन, तो आप देखोगे आपको ढेर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी उसमें। हाँ, समझ में अभी कुछ नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि थोड़ा सा आगे की चीजें हैं, बट आप देख सकते हो इसका क्या क्या यूज है, कितना ब्रॉड यूज है, कितनी चीजें हम इसकी हेल्प से आगे डिफाइन करें। ठीक है, तो आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा सबको, और किसी कोई डाउट, ध्रुव कोई डाउट आपको। ओके, आई होप
होप आपको सब क्लियर होगा। ये आप लोग क्वेश्चन ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको खुद से ट्राई करना है। इसमें आपको ये बताना है कौन से कलेक्शन है जो सेट्स हैं, ठीक है, और कौन से कलेक्शन ऐसे हैं जो सेट्स नहीं है। ये आपको अपना नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, तो ये आपको एज अ होमवर्क आपको कर पाना, ठीक है। तो आई होप नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा, शेड्यूल आपको सबको मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कल संडे, तो कल मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कौन कौन सा लेक्चर कब कब कैसे क्या होना है, सारी चीज़ें आपको कल संडे तक सारे शेड्यूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है, हालांकि मैंने देखो कोशिश किया कि आपका सारा क्लियर करूँ, लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें वेरियस मेथड से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तक बाय बाय।